बॉलीवुड मेरा नाम प्रेजेंटिंग द रूइंस। इस कहानी की शुरुआत में हम दो अमेरिकन कपल को देखते हैं जिनका नाम जेफ, एमी, एरिक और स्टेसी होता है। ये सब छुट्टियां मनाने के लिए मेक्सिको आए हैं। यहाँ पर ये लोग मैथिस नाम के एक जर्मन टूरिस्ट से मिलते हैं। वो इन्हें बताता है कि वो यहाँ पर अपने भाई हेनरिच को ढूंढने आया है और उसकी लास्ट लोकेशन एक पुराने खंडर को दिखा रहा है जो कि यहाँ से बहुत दूर एक प्राचीन माया सभ्यता के जंगल के बीचों बीच होता है और नक्शे में भी इस जगह का कोई जिक्र नहीं है। और ये चारों उसके साथ वहाँ जाने को राजी भी हो जाते हैं। इन्हें यहाँ पर एक और लड़का भी ज्वाइन करता है जिसका नाम दिमित्री होता है और अगले दिन सुबह ये पूरा ग्रुप उस जगह जाने के लिए निकल पड़ते हैं। फिर ये सब एक टैक्सी वाले को मैप पर एक लोकेशन दिखाते हैं जहां इन्हें जाना है, पर वो इन्हें साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि ये जगह अच्छी नहीं है, बहुत खतरनाक है और वहां मत जाओ। आप कहो तो मैं आपको दूसरी जगह घुमा लाता हूँ। फिर भी ये लोग नहीं मानते और टैक्सी वाले को पैसों का लालच देते हैं। फिर ये टैक्सी वाला इन्हें उस जंगल तक पहुंचा के वापस चला जाता है। अब ये सब पैदल ही यहाँ से आगे बढ़ते हुए उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पर माया सभ्यता का वो हजारों साल पुराना टूटा फूटा मंदिर है। पर तभी यहाँ पर इन्हें कुछ गांव वाले घेर लेते हैं। इनके पास चाकू, तीर और गन्स भी होते हैं। तभी मैथिस अपने मोबाइल फोन पर अपने भाई का फोटो दिखाकर इन्हें बताने की कोशिश करता है कि वो अपने भाई को ढूंढने यहाँ आया है। लेकिन इन माया सभ्यता के लोगों को इंग्लिश और स्पेनिश भाषा समझ नहीं आती, इसलिए वो उसकी बातें समझ नहीं पाते। वहीं दूसरी तरफ एनी इनकी फोटो खींच रही होती है और अनजाने में कुछ वाइन्स के पौधों के ऊपर चढ़ जाती है और ये देखकर वो मायन गांव वाले गुस्से से बौखला जाते हैं। तभी दिमित्री को लगता है कि एमी के पास जो कैमरा है ये लोग उसे लेना चाहते हैं और वो तुरंत एमी के पास जाकर वो कैमरा ले लेता है और इन्हें देने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन तभी ये गांव वाले उसे तीर मार देते हैं। ये सब देखकर ये लोग बहुत डर जाते हैं और इस माया सभ्यता के मंदिर के ऊपर चढ़ जाते हैं और ये सब टॉप में पहुंचकर देखते हैं कि वहां पर एक कैंप लगा है और पास ही एक खाली गहरा कुआं भी होता है। अब ये सब मदद के लिए फोन करने की भी कोशिश करते हैं पर इनके फोन पर सिग्नल नहीं होता और अब ये सब यहाँ पर फंस चुके हैं क्योंकि ये जगह मैप में भी नहीं है और यहाँ इन्हें कोई ढूंढने नहीं आएगा। तभी इन्हें यहाँ पर फोन रिंग होने की आवाज आती है और इन्हें लगता है कि ये आवाज उसी खाली कुएं से आ रही है। फिर ये सब मिलके मैथिस को रस्सी के सहारे नीचे भेजना शुरू करते हैं, पर तभी वो रस्सी टूट जाती है और मैथिस कुएं के अंदर गिर जाता है। ये सब मैथिस को बहुत आवाज भी लगाते हैं पर उसका कोई जवाब नहीं आता, इसलिए ये सब स्टेसी को नीचे भेजने को तय करते हैं क्योंकि उसका वजन कम है और अब स्टेसी रस्सी के सहारे नीचे जाना शुरू करती है। पर इससे पहले कि वो नीचे पहुंचती रस्सी खत्म हो जाती है, इसलिए स्टेसी को नीचे कूदना पड़ता है जिससे उसका पैर जख्मी हो जाता है और वो देखती है कि उसके पास मैथिस है और उसकी रीढ़ की हड्डी भी टूट चुकी है जिसकी वजह से वो हिल भी नहीं सकता। ये सब देखकर स्टेसी बाकी सबको आवाज लगाकर बता देती है। फिर ये सब तय करते हैं कि अब ये लोग एक स्ट्रेचर बनाएंगे जिससे एमी नीचे जा सकती है और उसके बाद मैथिस को स्ट्रेचर से ऊपर ले आएंगे। पर एमी बहुत डरी हुई होती है, इसके लिए वो तय करती है कि वो नीचे जाके गांव वालों से मदद मांगेगी। फिर एमी वहां जाने लगती है और उसके पीछे उसका दोस्त जेफ भी आ जाता है। नीचे आकर ये लोग गांव वालों से मदद मांगते हैं लेकिन गांव वाले इन्हें कोई मदद नहीं करते। इस बात से एमी परेशान होकर वहां से एक पौधा उठाकर इन लोगों के ऊपर फेंकने लगती है जो कि एक बच्चे को जाकर लगती है और ये देखकर गांव वाले डर जाते हैं और उस बच्चे को वहीं पर ही गोली मार देते हैं। ये सब देखकर एमी और जेफ समझ जाते हैं कि ये गांव वाले उस पौधे से डरते हैं, इसलिए ये लोग ऊपर चढ़कर नहीं आ रहे क्योंकि ये मायन टेम्पल चारों तरफ से इसी पौधों से घिरा हुआ है। फिर ये दोनों वापस ऊपर आ जाते हैं। फिर एमी स्ट्रेचर के सहारे नीचे जाती है और ये लोग मैथिस को ऊपर ले आते हैं और उसके बाद एमी और स्टेसी को ऊपर ले आते हैं। रात को ये सब यहीं पर साथ में सो जाते हैं। फिर अगली सुबह जब ये उठते हैं तो स्टेसी देखती है कि उसके पैर का जो घाव है उसमें उन पौधों की जड़ें जा चुकी हैं और वो चिल्लाने लगती है। फिर उसका दोस्त एरिक बड़ी मुश्किल से उसके पैरों से उन जड़ों को निकाल देता है। साथ ही हम मैथिस को देखते हैं जिसके पैरों की हड्डियों तक ये जड़ें पूरी तरह से खा चुकी हैं।
यानी कि ये जड़ें बहुत खतरनाक हैं और इंसानों को खाते हैं। अब ये सब बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा। फिर ये सब दोबारा फ़ोन रिंग होने की आवाज़ सुनते हैं और अब एनी और स्टेसी एक बार फिर से उस फ़ोन को लेने के लिए नीचे उस कुएं के अंदर चले जाते हैं। और अब ये लोग धीरे धीरे आगे बढ़ ही रहे होते हैं कि इन्हें उन पौधों के अंदर से एक लाश मिलती है, जो कि उसी आर्कियोलॉजिस्ट की होती है जो हेनरिच की दोस्त होती है। और वहाँ पर इन्हें एक टूटा हुआ फ़ोन भी मिलता है और इनको समझ नहीं आता कि ये फ़ोन की आवाज़ आखिर कहाँ से आ रही है। तभी यहाँ पर फिर से फ़ोन रिंग होनी शुरू हो जाती है और ये लोग उस आवाज़ का पीछा करने लगते हैं। तभी यहाँ पर फिर से फ़ोन रिंग होने की आवाज़ आती है और ये दोनों उस आवाज़ का पीछा करते हुए आगे बढ़ते हैं। और तभी इन्हें पता चलता है कि पौधों के जो फूल हैं ये इस आवाज़ को निकाल रहे हैं। और जैसे ही एमी इन पौधों को टच करती है, ये सारे के सारे पौधे एक साथ इन पर अटैक कर देती हैं और ये दोनों बड़ी मुश्किल से रस्सी के सहारे इस कुएं से बाहर निकल जाते हैं। अब ये दोनों जेफ और एरिक को सब कुछ बताते हैं कि ना सिर्फ ये पौधे इंसानों को खाते हैं बल्कि तरह तरह की आवाज़ भी निकालते हैं और अब इनके पास खाना और पानी भी पूरी तरह से ख़त्म होने लगी है। रात को एमी और एरिक एक साथ बैठे हुए होते हैं। ये दोनों बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं और एमी रो भी रही होती है, इसलिए एरिक उसे सहारा दे रहा होता है। तभी यहाँ पर स्टेसी आती है और उसे लगता है कि इन दोनों का अफेयर चल रहा है, इसलिए वो एमी को उल्टा सीधा कहने लगती है और इन लोगों में झगड़ा होने लगता है। उसी दौरान हम मैथिस को देखते हैं जिसके मुंह के अंदर वो पौधे चले जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। ये सब देखकर स्टेसी बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहती है कि पौधे मेरे अंदर भी हैं और ये मुझे मार देंगे। और तभी इन पौधों के फूल स्टेसी की बातों को रिपीट करने लगती हैं और इनको अब कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि ये सब क्या हो रहा है। फिर ये लोग देखते हैं कि ये गांव वाले इस टेम्पल के चारों तरफ नमक छिड़क रहे हैं ताकि ये पौधे इससे आगे ना फैल पाए, नहीं तो ये पूरी दुनिया में फैल जाएंगे। ये जगह सैकड़ों साल पुरानी है, इसलिए परिंदों ने, कीड़ों ने, सबने सीख लिया है कि इस जगह पर कभी नहीं आना, इसलिए ये इन लोगों को यहाँ से जाने नहीं दे रहे। फिर एरिक, एमी और जेफ टेंट के अंदर आते हैं और ये लोग देखते हैं कि स्टेसी के शरीर के अंदर ये पौधे फैलने लगे हैं। एरिक एक चाकू से किसी तरह स्टेसी के पैरों से इन पौधों की जड़ों को निकाल देता है, पर स्टेसी इन्हें बताती है कि ये जड़ें मेरे दिमाग के अंदर भी हैं और मैं इन्हें महसूस कर पा रही हूँ। और ये सब उसकी फोrehead को देखते हैं जहाँ सच में वो वाइन्स की जड़ें चलती हुई दिखती हैं। अगली सुबह एरिक उठकर देखता है कि स्टेसी यहाँ नहीं होती। तभी उसकी आवाज़ सुनता है और ये तीनों बाहर जाकर देखते हैं कि स्टेसी खून से लथपथ होती है और उन जड़ों को बाहर निकालने के लिए अपने शरीर को काट रही है। और जब जेफ उसे रोकने के लिए उसके पास जाता है तो स्टेसी उसके हाथ में चाकू से वार कर देती है। फिर ये देखकर एरिक आगे बढ़ता है तो स्टेसी गलती से उसके सीने में चाकू मार देती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। और अब स्टेसी को उसके दोस्त संभाल ही रहे होते हैं कि एरिक की लाश को वो पौधे एक साथ खींचकर अंदर ले जाते हैं। तभी स्टेसी अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करती है कि मुझे मार दो, मैं बहुत दर्द में हूँ। उसकी ये हालत देखकर ना चाहते हुए भी जेफ को उसे मारना पड़ता है और नीचे गांव वाले सब कुछ सुन रहे होते हैं। फिर रैमी को बचाने के लिए जेफ एक प्लान बनाता है। वो स्टेसी के ब्लड को उसके बॉडी में लगाता है और उसे उठाकर गांव वालों के सामने ले जाता है और उसे नीचे रख देता है और इन माया सभ्यता के लोगों से बात करना शुरू कर देता है, जिससे इनका ध्यान एमी के ऊपर से हट जाए। जेफ धीरे धीरे इनकी तरफ बढ़ने लगता है, तभी ये गांव वाले उसे मार देते हैं और इस मौके का फ़ायदा उठाकर एमी यहाँ से भागने लगती है। और ये देखकर ये गांव वाले एमी को मारने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। एमी को यहाँ पर मैथिस के भाई की गाड़ी मिल जाती है और वो उस गाड़ी से यहाँ से निकल जाती है और उसकी जान बच जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि दिमित्री के दो दोस्त उसे ढूंढते हुए इस जगह पर आ गए हैं। दिमित्री वही है जिसे इन गांव वालों ने सबसे पहले मारा था और अब ये लोग भी यहाँ पर फंस चुके हैं। ये मूवी रिलीज़ हुई थी सन 2008 में और इसकी IMDb पर रेटिंग है 5.9। आशा करते हैं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।